प्रदेश की जहां की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद, जी हां, प्रचंड बहुमत के बाद में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, भव्य तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ के अटल स्टेडियम में भव्य तैयारियां किस तरह की हैं, उसकी तस्वीरें लगातार अब देखने को मिल रही है। टाइम्स ऑफ भारत उन तैयारियों की तस्वीर, वो तैयारियां भी आपको बताएगा। लेकिन इस खास मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रसारण भी किया जाएगा और देश भर से अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था यहां पर जरूर देखी जा रही है। योगी सरकार के शपथ समारोह को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। आपको बता दें, समारोह में बुलाए जाने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए बाकायदा गाइडलाइंस तैयार की गई हैं और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी जारी की गई है। उस चिट्ठी को आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। बीजेपी की चिट्ठी में समाज सेवी, लेखक, साहित्यकार, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मठ के साधु संतों को भी लाने की बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि योगी सरकार 2.0 का जो स्वरूप है वो तो होगा ही भव्य, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह भी अपने आप में भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर चुकी है। पच्चीस मार्च को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होगा और इस राज तिलक के लिए बड़ी तैयारी है। बड़ी तैयारी ना सिर्फ ये कहा जाए कि उस स्टेडियम में, बल्कि जो इस दौरान मेहमान हैं, अब आप देखिए जो हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ये लेटर है। उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए कार्यकर्ताओं को ये लेटर जारी किया और बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और मेरे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे जो साथी हैं रविकांत मौजूद हैं, मनीष यादव मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो लेटर जारी किया गया है, उस लेटर में क्या है, जरा ये विस्तार से समझाएं। देखिए नैना, जितनी कामयाबी बढ़ी है उतने ही जलसे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है और ये कवायद उसी का हिस्सा है। जो पार्टी के पदाधिकारी जिले भर से बुलाए जाएंगे वो कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ उनका रुकने का बंदोबस्त होगा और कैसे इस कामयाबी को जनता तक ले जाना है, इसका पूरा जिक्र इस पत्र में किया गया है। मैं आपको दोबारा रुक करती हूँ मनीष, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, शपथ ग्रहण के पहले 23 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ जाने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 23 मार्च को जाएंगे अमित शाह। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है और उसके बाद में 25 मार्च को तो सीएम पद की शपथ लेने ही वाले हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए कि 23 मार्च को अमित शाह आने वाले हैं। मनीष, आप अपनी जो बात है आप उसको जारी रखते हुए पहले इसको इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अमित शाह 23 तारीख को यानी कि जब शपथ ग्रहण है उसके 2 दिन पहले अमित शाह का यहां पर पहुंचना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, चूंकि 24 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद राज्यपाल सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे और एक प्रोसीजर होता है कि जाकर दावा पेश किया जाता है। तो बतौर विधानमंडल दल के नेता योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और दावा पेश करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी इस दरमियान रहती है और अमित शाह और रघुवर दास दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक है, दोनों 23 मार्च को पहुंच जाएंगे। जो यूपी बीजेपी कोर कमेटी के नेता है उनके साथ बैठक भी है और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लेना है जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 23 को पहुंचेंगे, फिर 24 को विधानमंडल दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को 24 को उस बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है। तो ये पूरी कार्रवाई रहेगी और जो तैयारियों का खाका है, बीजेपी की कोशिश ये है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब जगत से जुड़े लोगों को बुलाया जाए और खासतौर पर धार्मिक क्षेत्र के लोगों को, चूंकि अयोध्या के जो साधु संत हैं
जी। मथुरा के जो साधु संत हैं, बनारस के जो साधु संत हैं, योगी आदित्यनाथ का लगाव संतों से छिपा नहीं है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो प्रमुख संत हैं उनको जरूर इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाए। जो ठीक है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनको भी बुलाया गया है, लेकिन वो उनकी अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए वो शायद इस कार्यक्रम में शिरकत न करें। लेकिन प्रमुख संतों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। 70,000 लोगों के जी बैठने मनीष। की क्षमता है, लेकिन जो आकलन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये क्षमता से ज्यादा लोगों की भीड़ हो सकती है, तो उसकी पूरी तैयारी की गई है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट कम पड़ जाए तो फील्ड में भी चेयर लगाई जाए। तो पूरी व्यवस्था ठीक की है जा रही मनीष। है इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की, इसे बिल्कुल, ये अपने भव्य आप रूप में देने पूरा की। ऐतिहासिक बनाने की तो कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। रविकांत भी मेरे साथ में मौजूद हैं। रविकांत, इस पूरे चुनाव में हमने अमित शाह को बहुत सक्रिय उत्तर प्रदेश में देखा, चूंकि वो पर्यवेक्षक भी हैं। 23 मार्च को यहाँ पर वो पहुंचेंगे, लेकिन ये एक साधारण सा उनका आपको नजर आता है या फिर जो एक पूरा कैबिनेट का जो स्वरूप नजर आएगा उसमें भी वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, ये जरूर कहा जाएगा, क्योंकि क्या कैबिनेट का स्वरूप होगा इस पर मंथन जारी है लगातार। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं और अगर जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर कुछ हैवी वेट जो मंत्री हैं वो चुनाव हार चुके हैं, इंक्लूडिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में पार्टी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं कि इन बड़े और हैवी वेट नेताओं के साथ क्या कुछ किया जाए, किस तरीके से उन्हें संगठन या सरकार में एडजस्ट किया जाए। वो फाइनल कॉल जो लेना है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। और केंद्रीय गृह मंत्री का ठीक एक दिन पहले पहुंचना विधायक दल की बैठक से, ताकि वो वहां के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर सकें। और जब जानकारी ये मिल रही है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनको राज्य की कमान सौंप सकती है, तो ऐसे में उस राज्य में जब उप मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं तो क्या उनको भी योगी मंत्रिमंडल में हिस्सा बनाया जाएगा, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर फैसला जो है 23 तारीख की शाम को लिया जाएगा। और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किन प्रमुख चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, इन तमाम चीजों पर फाइनल मुहर जो है विधायक दल की बैठक से ठीक पहले लगा लिया जाएगा। क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है वो एक महज औपचारिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना है। लेकिन मंत्रिमंडल में सहयोगी दल के कितने लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन मंत्री बनेगा, ये बैठक में तय किया जाएगा। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री एक दिन पहले विधायक दल की बैठक से लखनऊ पहुंचे। बिल्कुल, यही बात अब हम अपने दर्शकों को बताने भी जा रहे हैं कि आखिर योगी कैबिनेट का जो स्वरूप है वो क्या होगा, कौन नए चेहरे होंगे, कौन संभावित चेहरे हैं और कौन कौन होगा। दरअसल ये समझिए करीब 50 मंत्रियों के नामों पर चर्चा जमकर चल रही है कि योगी कैबिनेट में इस बार ऐसे भी कुछ मौके होंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो हार चुके हैं लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नए चेहरों पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है अपनी इस पूरे कैबिनेट को लेकर, लेकिन आखिर वो कौन से चेहरे होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। डिप्टी सीएम की रेस में ब्रजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी जोरों शोरों से इस नाम पर चर्चा चल रही है। अब योगी टीम में जो नए चेहरे संभावित है वो समझिए, हाल ही में चुनाव के पहले अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, माना जा रहा है कि उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अदिति सिंह रायबरेली से आती हैं, उनके भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा बेहद जोरों पर है। अब असीम अरुण का भी नाम सामने आता है, असीम अरुण भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजेश्वर सिंह के भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है। पंकज सिंह नोएडा का नेतृत्व करते हैं, मंत्री बनाए जाने पर चर्चा है। शलमणि त्रिपाठी भी योगी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। ये संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये योगी टीम में नए संभावित चेहरे हैं, यानी कि कहा जाए कि एकदम नए स्वरूप के तौर पे उसे बताने की कोशिश है। मेरे साथ ही रविकांत मनीष लगातार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में। अकु श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको क्या लगता है कि आखिर किस तरह का ये कैबिनेट का स्वरूप होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे जिनका पत्ता कट होगा, कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे योगी जी। देखिए, तय बात है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अगर कहा जाए तो कड़क
मास्टर रहे हैं अपने दौरान में, लेकिन वो मास्टर साहब कुछ लोगों की सरकारी नौकरी मान करके, कुछ मंत्रियों ने अपनी सरकारी नौकरी मान ली थी और उस हिसाब से चल रहे थे। इस बार लगता है मुझे कि मास्टर साहब अपनी वो जो जब पुराना उनको रिन्यूअल लेटर देंगे तो उससे पहले सोचेंगे, सोच लिया है बल्कि उन्होंने, और वो उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और आपने अभी तक जितने नाम बताए हैं उसमें वो नाम लगभग पक्के हैं। ब्रजेश पाठक का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे चल रहा है निश्चित रूप से। बीबी रानी मौर्य का भी लगभग पक्का है कि उनको जगह दी जाएगी। दिनेश शर्मा हटाए जाएंगे, ये भी लगभग तय हो चुका है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सबको उत्सुकता हो सकती है, तो केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण को लेकर के एडजस्ट जरूर किया जाएगा और उनका एडजस्टमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको केंद्र में भी जगह दी जा सकती है क्योंकि अभी केंद्र में भी एक आध संभावनाएं हैं, और उसके अलावा क्योंकि योगी आदित्यनाथ 60 मंत्री बना सकते हैं, तो 60 मंत्रियों में उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा एक सब बड़ा सवाल है। उप मुख्यमंत्री पद से नीचे वो आना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो इनके मान मर्यादा का मामला होगा। तो ज्यादा संभावना यही है कि उनको केंद्र की कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई संगठन में बड़ा पद इस तरीके का दिया जाए। वैसे भी 5 साल अब वो बहुत ही मतलब अपेक्षाकृत रूप से उतना आगे बढ़ करके खेलने वाले खिलाड़ी नहीं होंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है, जो ब्रजेश पाठक के अलावा जैसे कि आपने और जो नाम बताए हैं वो सब नाम लगभग पक्के हैं। राज्य क्षेत्र का बहुत ध्यान रखा जाएगा, सामाजिक समीकरण का ध्यान हर हाल में रखा जाएगा, इसे मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश श्रीवास्तव जी, और एक यही वजह भी है कि लगातार जो बैठकें हैं, मंथन वाली बात है, वो तस्वीर सामने आ रही है। अमित शाह को 23 मार्च को लखनऊ पहुंच रहे हैं, यानी कि शपथ ग्रहण के पहले ये एक मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मनीष, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि भव्यता तो रहेगी, लेकिन अपने आप में इसे एक अलग तरह से शपथ ग्रहण को बनाने की भी कोशिश है। हलचल इस समय लखनऊ में किस तरह की है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई नाम कटने वाले हैं। आखिर कितनी हलचल लखनऊ में आप देख रहे हैं अभी? देखिए, बेचैनी बढ़ी हुई है खासतौर पर विधायकों की, जो मंत्रियों की, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल है इसमें से केवल 25 से 30 लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कुछ मंत्रियों की वापसी हो सकती है। बाकी लोगों को संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, बाकी लोगों से और काम लिया जाएगा। तो ऐसे में सबकी जो बेचैनी है वो बढ़ी हुई है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो मंत्री आवास है उन्हें पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हालांकि ज़्यादातर आवासों में पुराने मंत्री रह रहे हैं, तो अगर वो मंत्री बने तो वापस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी मंत्रियों को अपना आवास खाली करना पड़ेगा। राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रियों को गाड़ी देने की व्यवस्था कर ली है। विधायक निवास पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो नए विधायक चुनकर आए उन्हें चाबी दी जा रही है, उन्हें आवास आवंटित किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। कोई दिल्ली की दौड़ लगा रहा है तो कोई लखनऊ में अपने जो करीबी नेता हैं, जो आला कमान हैं, उनसे सिफारिश लगाने की कवायद में जुटा है। हालांकि फैसला केंद्रीय हाईकमान को लेना है और सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक और मथुरा से लेकर गोरखपुर तक हर क्षेत्रीय समीकरण साधने की चुनौती बीजेपी के ऊपर है। अगर सवर्णों में बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको कैसे साधा जाएगा, ये भी बीजेपी आला कमान को तय करना है। जो अति पिछड़ी जाति है, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी पर जताया है, उसमें जाट, गुर्जर, लोधी, यानी कि सभी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा इस पूरे कैबिनेट को स्वरूप देने के लिए। मनीष, आपका रुख